जब मैं अपने घर का बिजली का बिल कम करवाने के लिए गई, तो मेरे साथ उस आदमी ने जो बदतमीजी की, वो देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके सामने अपनी फाइल में से एक पेपर निकाला और उसे दिखाया। जैसे ही वो पेपर उसने पढ़ा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेरा नाम अंजलि है। मैं सो रही थी कि तभी गर्मी से परेशान होकर उठकर बैठ गई। मेरी नज़र छत की तरफ गई तो पंखा बंद हो चुका था। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठ गई थी, लेकिन वहां पर और ज्यादा गर्मी हो रही थी और पूरे हॉल में धूप फैली हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा था कि तुम हॉल में एक चादर बांध दो, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी थी। जिस औरत के सर पर उसके पति का साया न हो, उस औरत की औकात मायके में एक पैसे की नहीं रहती है। मेरे पति का नाम राज था और उसके देहांत को 2 महीने हो चुके थे। थोड़ी देर हॉल में बैठने के बाद मैं फिर से अपने कमरे में चली गई थी। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे इस घर ने भी बोलना छोड़ दिया हो। पहले यही घर आवाजों से भरा रहता था। कभी रसोई में बर्तन बजते थे, कभी टीवी की आवाज आती थी, कभी मेरे पति मुझे किसी काम के लिए बुलाते थे, कभी दरवाजे पर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आ जाता था। लेकिन अब पिछले 2 महीने से सब कुछ बदल गया था। मेरे पति के जाने के बाद घर का हर कोना सूना पड़ गया था। दीवारों तक उदासी लगती थी। मैं खुद भी जैसे अंदर से खाली हो चुकी थी। मेरे पास अपना किसी से कहने को कुछ था, न सुनने वाला कोई था। मैं धीरे से अपने कमरे में गई थी। कमरे का दरवाजा आधा बंद किया और चारपाई पर बैठ गई थी। मेरे पास रखा पुराना हाथ वाला पंखा मैंने उठाया और खुद को हवा करने लगी थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। दोपहर का वक्त था। सूरज जैसे सर पर चढ़कर आग बरसा रहा था। छत तवे की तरह तप रही थी। कमरा भट्टी जैसा लग रहा था। पसीना मेरे माथे से बहकर गर्दन तक आ रहा था। मेरी पीठ भीग चुकी थी, लेकिन बिजली होने के कारण कम से कम पंखा चल रहा था। इसलिए मैं जैसे तैसे बैठी हुई थी। मैं धीरे धीरे पंखा झल रही थी और सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। 2 महीने पहले तक मैं अकेली नहीं थी, चाहे मेरे पति जैसे भी थे, लेकिन घर में एक आदमी का एक सहारा था। लोग पूछते थे, कामों में उनका नाम था, जिम्मेदारियों का बोझ बांटने वाला कोई था। अब उनके जाने के बाद सब कुछ मेरे सर पर आ गिरा था। बैंक के कागज मुझे समझ नहीं आते थे कि कौन सा बिल कब भरना है। मुझे नहीं पता था किसे फोन करना है, किससे मदद मांगनी है। मुझे नहीं पता था। ऊपर से लोग आते थे, दुख जताते थे, लेकिन जाते जाते ताने देकर चले जाते थे। कोई कहता कि अब कैसे गुजारा होगा, कोई कहता कि बेटा होता तो सहारा होता, कोई कहता अब तो मायके वालों के भरोसे रहना पड़ेगा। मैं सब सुनती थी, चुप रहती थी, क्योंकि जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। मैं अभी इन्हीं बातों में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक 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 ठक। मैं चौंक गई थी कि दोपहर के इस वक्त कौन आ गया होगा। मेरे यहाँ इस समय कोई कम ही आता था। मैंने सोचा शायद मेरी बहन होगी या भाभी आई होंगी हाल पूछने। कई बार वो अचानक आ जाती थी। मैंने हाथ वाला पंखा बिस्तर पर रखा और धीरे धीरे उठी। मेरे शरीर में वैसे ही जान कम थी, कदम भारी थे। फिर भी मैं दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो मैं ठिठक गई। मेरे सामने 2 आदमी खड़े थे। दोनों के कपड़े धूल मिट्टी से भरे हुए थे। एक के कंधे पर तार लटका था, दूसरे के हाथ में प्लास और कुछ कागज थे। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वो बिजली विभाग वाले थे। उनमें से एक आदमी ने बिना नमस्ते बिना कुछ कहे सीधे कहा, मैडम, आपके घर का पिछले 6 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं हुआ है, इसलिए हम आपकी लाइन काटने आए हैं। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई, फिर घबराकर बोली, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। बहुत गर्मी है, मैं घर में अकेली रहती हूँ। आप लाइट मत काटिए, आप मुझे बिल दे दीजिए। मैं किसी से पैसे लेकर जमा करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा समय दे दीजिए। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो बोला, माफ कीजिए मैडम, ये हमारी ड्यूटी है। बिल पहले ही आपके पते पर भेजा जा चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो आपको बिजली घर जाकर डुप्लीकेट बिल निकलवाना होगा, लेकिन हमें हमारा काम करना है। मैंने हाथ जोड़ दिया और कहा कि भाई साहब, 2 दिन तो रुक जाइए, बस 2 दिन, मैं इंतजाम कर लूंगी, अभी मत काटिए। बहुत मुश्किल हो जाएगी। रात कैसे कटेगी इतनी गर्मी में, मैं अकेली कैसे रहूंगी। लेकिन उसने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही दूसरा आदमी अंदर की तरफ बढ़ गया और मीटर के पास जाकर तार खोलने लगा। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। मुझे समझ आ गया कि अब मेरी कोई बात काम नहीं आने वाली। मैं दरवाजे पर खड़ी बस देखती रह गई। कुछ ही पलों में घर की बिजली कट चुकी थी।
पंखा रुक गया, कमरे का बल्ब बुझ गया, फ्रिज की आवाज़ बंद हो गई, जैसे घर की सांसें रुक गई हों। दोनों आदमी मुड़े और बिना मेरी तरफ देखे बाहर निकल गए। मैं दरवाजे पर कुछ देर जड़ बनकर खड़ी रही, फिर धीरे-धीरे अंदर आई और चारपाई पर बैठ गई। मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने फिर से हाथ वाला पंखा उठाया, लेकिन अब हाथों में ताकत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास बिल भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कितना पैसा बाकी है। मेरे पति पहले ये सब संभालते थे। उन्होंने कभी मुझे इन चीज़ों में शामिल नहीं किया। अब उनके जाने के बाद मुझे पता चल रहा था कि एक घर चलाना कितना मुश्किल होता है। कौन सा बिल कब आता है, कौन सा कागज़ कहाँ है, किसे जमा करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी। मेरे पति के देहांत को अभी 2 महीने ही हुए थे। दुख अभी ताज़ा था। उनकी यादें हर चीज़ में बसी थीं। इस चारपाई पर वो बैठते थे, इस अलमारी में उनके कपड़े थे, इस दीवार पर उनकी तस्वीर थी। मैं हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा मरती थी। ऊपर से ये नई मुसीबत आ गई थी। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मुझे लगा अगर आज कुछ नहीं किया तो रात कैसे कटेगी? अंधेरे में मच्छरों के बीच अकेले कैसे रहूंगी? तभी मुझे अपने भाई का ख्याल आया। मैंने सोचा आखिर भाई है, मुश्किल में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया, उसका नंबर मिलाया, घंटी जाने लगी। मैं उम्मीद से फ़ोन को कान पर लगाए रही। काफ़ी देर तक घंटी गई, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फ़ोन नीचे किया और खुद को समझाया, शायद वो किसी काम में होगा, शायद बाहर होगा। मैंने दोबारा फ़ोन लगाया। इस बार भी घंटी गई, लेकिन काफ़ी देर तक गई, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब मेरे दिल में चुभन होने लगी थी। मुझे पिछले कुछ दिनों की बातें याद आने लगी। वो पहले हर दूसरे दिन फ़ोन कर लेता था, अब बहाने बनाने लगा था। कभी कहता मीटिंग में हूँ, कभी कहता बाहर हूँ, कभी कहता कि मैं बाद में बात करता हूँ। मैं सब समझती थी, लेकिन मानना नहीं चाहती थी। आज जब मुझे सच में उसकी ज़रूरत थी, तब उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। मन हुआ दीवार पर दे मारूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने सोचा शायद भाभी ने मना किया होगा, शायद उन्हें लगता होगा कि मैं पैसे मांगूंगी, शायद उन्हें डर हो कि मैं उन पर बोझ बन जाऊंगी। लेकिन मैं कोई शौक से फ़ोन नहीं कर रही थी। मेरे घर की बिजली कट चुकी थी। मैं अकेली थी, परेशान थी, गर्मी में बैठी थी और मुझे सच में मदद चाहिए थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत करके उसे फ़ोन लगाया। इस बार भी वही घंटी गई और फिर फ़ोन कट गया। उसने फिर से नहीं उठाया। अब मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैंने फ़ोन धीरे से बिस्तर पर रख दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रुक नहीं पा रही थी। पति चला गया था, भाई मुंह मोड़ रहा था, रिश्तेदार दूर हो चुके थे और मैं इस तपती दोपहर में अंधेरे घर में अकेली बैठी थी। उस पल मुझे पहली बार बहुत गहराई से एहसास हुआ कि औरत जब तक किसी आदमी के साथ होती है, लोग उसे पूछते हैं, उसके अकेले होते ही सब दूर हो जाते हैं। मैं कुछ देर तक ऐसे ही रोती रही, फिर खुद को संभाला, आंसू पोंछे और मन में कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर अपना भाई साथ नहीं दे रहा, तो मुझे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। मैं धीरे से उठी, अलमारी खोली, पुराने कागज निकालने लगी। शायद कहीं पुराना बिल मिल जाए, शायद कोई रसीद मिल जाए, शायद मीटर नंबर मिल जाए। कमरा गर्म था, बिजली नहीं थी, पसीना लगातार बह रहा था, दिल टूटा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं एक-एक फाइल खोल रही थी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है और अगर आज मैं नहीं संभली, तो कल कोई भी मुझे संभालने नहीं आएगा। इस बात को पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन मेरे भाई ने कॉल बैक तक नहीं किया था। मैं हर थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाकर स्क्रीन देखती थी। शायद कोई मिस्ड कॉल हो, शायद कोई मैसेज आया हो, शायद उसने याद किया हो, लेकिन हर बार फ़ोन की स्क्रीन खाली मिलती थी और मेरा दिल थोड़ा और बैठ जाता था। गर्मी से मेरा बुरा हाल होता जा रहा था। घर की दीवारें तप रही थी, छत से आग उतरती महसूस होती थी। दोपहर में कमरे के अंदर बैठना मुश्किल हो जाता था। रात को भी चैन नहीं मिलता था। हवा जैसे रूठ गई थी। हाथ वाला पंखा झलते-झलते मेरी कलाई दर्द करने लगती थी। पसीना हर वक्त बहता रहता था। नींद पूरी नहीं होती थी। सर दर्द से फटा जाता था और ऊपर से अकेलापन अलग खा रहा था। मैं सोचती थी अगर बिजली होती तो कम से कम पंखा चल जाता, थोड़ा सुकून मिल जाता, लेकिन अब हर घंटा बोझ जैसा लग रहा था। मैं खुद से कहती थी कि कब तक ऐसे बैठी रहूंगी, कोई तो रास्ता निकालना होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही बाहर निकल जाती हूँ और खुद ही बिजली का बिल ले आती हूँ। बिजली घर जाकर पूछ लूंगी कि कितना पैसा बाकी है,
कैसे जमा करना है। लेकिन अगले ही पल डर ने मुझे पकड़ लिया। मैं कभी भी घर से बाहर अकेले नहीं गई थी। मुझे रास्ते तक ठीक से याद नहीं थे। कौन सी गली कहाँ जाती है, कौन सा दफ्तर कहाँ पर है, किससे बात करनी है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सोचने लगी, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, क्या कहेंगे कि अकेली औरत है, बाहर घूम रही है, कौन है, कहाँ जा रही है। लोग तो बात बनाने के लिए बैठे रहते हैं। मेरे कदम घर की दहलीज तक भी नहीं गए थे और दिमाग ने हजार डर खड़े कर दिए थे। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में मैं कभी अकेले बाहर नहीं गई थी। मेरे पति चाहे जैसे भी थे, लेकिन मुझे किसी तरह की बाहरी परेशानी नहीं होने देते थे। बैंक का काम, राशन का काम, बिल का काम, दवाई का काम, हर जगह वो खुद जाते थे या मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। मैं अकेले बाजार तक नहीं गई थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर की दुनिया से लगभग दूर ही रखा था। उस समय मुझे लगता था कि वो मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन आज समझ आ रहा था कि उन्होंने मुझे इतना निर्भर बना दिया था कि उनके जाने के बाद मैं छोटी सी ज़रूरत के लिए भी घबरा रही हूँ। वो हमेशा हर जगह मेरे साथ खड़े रहते थे, रास्ता पार करवाते थे, फॉर्म भरते थे, पैसे देते थे, लोगों से बातें करते थे और मैं बस उनके पीछे चलती थी। लेकिन आज वो नहीं थे और मैं बहुत अकेली पड़ चुकी थी। मुझे पहली बार समझ आ रहा था कि साथ छूटने के बाद इंसान कितना असहाय हो जाता है। मैं इन्हीं बातों में उलझी बैठी थी कि तभी मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। फ़ोन की घंटी सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर देखा तो वो कॉल किसी और की नहीं, मेरे भाई की थी। उसे देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी, जैसे डूबते को तिनका मिल गया हो। मैंने बिना देर किए कॉल रिसीव की थी और उसे एक सांस में सब बता दिया था कि घर की बिजली कट गई है, 2 दिन से बहुत गर्मी है, बिल नहीं मिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जल्दी जल्दी बोलती जा रही थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो बीच में कॉल कट ना कर दे और ये ना कह दे कि मैं बाद में बात करता हूँ। उसने मेरी पूरी बात सुनी और फिर बोला कि अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं बिजली का बिल लाकर तुम्हें दे दूंगा, तुम आराम से घर पर बैठो, कल ही मैं बिजली का बिल लाकर दे दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली थी। लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। उसने फिर कहा, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। मैं कुछ पल चुप रही थी। मेरा मन कर रहा था कि उससे कह दूं कि मुझे एक पंखा लाकर दे दो जो बिना बिजली के चलता हो, या बैटरी वाला कुछ ले आओ, बहुत गर्मी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया था। मैंने सोचा वो शादीशुदा है, उसकी अपनी पत्नी है, उसके अपने बच्चे हैं, उसका अपना घर है, खर्चे होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, मैं क्यों उसे और परेशान करूं। इसलिए मैंने धीरे से कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बिल ले आना। फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया था। फ़ोन कटने के बाद मैं पहली बार 2 दिन में थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी। मुझे लगा अब कल वो आएगा, बिल देगा, शायद जमा भी करवा देगा, शायद थोड़ी देर बैठकर हाल भी पूछ लेगा। मैं शाम तक उसी उम्मीद में बैठी रही। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई थी। मुझे लग रहा था कि आज वो कभी भी आ सकता है। मैंने घर थोड़ा समेटा, पानी रखा और फ़ोन पास रख लिया। हर आवाज़ पर लगता कि शायद वो आया होगा, लेकिन दिन ढल गया और वो नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद किसी काम में फंस गया होगा, कल आ जाएगा। फिर दूसरा दिन भी निकल गया, ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया और ना ही वो खुद आया। मैं परेशान हो गई थी। मेरा भरोसा फिर से टूटने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार फ़ोन उठाती, फिर रख देती, सोचती खुद फ़ोन करूं, फिर सोचती कि अगर उसे करना होता तो खुद कर लेता। मैं फिर चुप बैठ जाती। शाम को जब गर्मी और बढ़ गई तो मेरा मन रोने का करने लगा। मैं सोच रही थी, क्या मैं इतनी अकेली हो गई हूँ कि मेरा अपना भाई भी मेरी छोटी सी मदद नहीं कर सकता। तभी रात को मेरे भाई का एक मैसेज आया। मैंने जल्दी से खोला, उसमें लिखा था कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा बिल लाकर तुम्हें दे दूंगा। वो मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल जैसे बैठ गया। 1 हफ्ता और कैसे कटता? क्या उसे पता नहीं था कि घर में बिजली नहीं है? क्या उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं अकेली हूँ? क्या उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा? उस छोटे से मैसेज ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। मैं स्क्रीन को देखती रह गई, फिर धीरे से फ़ोन नीचे रख दिया। मैं समझ गई थी कि सच में कोई किसी का नहीं होता। जब तक सब ठीक चलता है, लोग साथ दिखते हैं। जैसे ही परेशानी आती है, हर कोई अपने काम में बिजी हो जाता है। रिश्तेदार बातें करते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। गर्मी थी, अंधेरा था और मन में कड़वाहट थी। लेकिन उसी कड़वाहट से एक ताकत भी पैदा हो रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं आज भी किसी का इंतजार करती रही तो जिंदगी भर करती रह जाऊंगी।
मेरी परेशानियां मुझे खुद ही देखनी होंगी। कोई और आकर मेरा घर नहीं संभालेगा, कोई और आकर मेरा बिल नहीं भरवाएगा, कोई और आकर मेरी जिंदगी आसान नहीं करेगा। मैंने उसी रात फैसला कर लिया था कि अब बस बहुत हुआ। कल मैं खुद जाऊंगी, खुद बिजली घर जाऊंगी, खुद ही बिल निकलवाऊंगी, चाहे रास्ता पूछना पड़े, चाहे लोग देखे, चाहे डर लगे, लेकिन अब मैं रुकूंगी नहीं। मैं डरते डरते ही सही मगर जाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैंने पहला कदम नहीं उठाया तो हमेशा दूसरों की राह देखते रह जाऊंगी। और अब मैं इंतजार करके टूटना नहीं चाहती थी। मैं खुद चलना सीखना चाहती थी। रात मैंने जैसे तैसे करके गुजारी थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि नींद मेरी बार बार टूट जाती थी। कभी मच्छर काटते थे, कभी पसीने से कपड़े भीग जाते थे, कभी घुटन होने लगती थी, कभी ऐसा लगता था जैसे कमरे की हवा भी बंद हो गई हो। मैं हाथ वाला पंखा झलते झलते थक जाती थी, फिर कुछ देर रुकती थी, फिर दोबारा शुरू करती थी। आंखें बंद करती तो चिंता सामने खड़ी मिलती थी। बिजली का बिल कितना होगा, कैसे भरूंगी, किससे मदद मांगूंगी? अगर बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अगर जमा ना कर पाई तो क्या? अंधेरे में रहना पड़ेगा। ऐसे ही हजार सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे। रात बहुत लंबी लग रही थी और हर घंटा पहाड़ जैसा भारी था। कभी मैं करवट बदलती थी, कभी उठकर पानी पीती थी, कभी छत को देखती रहती थी। मेरे पति की याद भी बार बार आ रही थी। अगर वो होती तो शायद मुझे इस तरह अकेले नहीं झेलना पड़ता। फिर मैं खुद को समझाती थी कि अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब जो है मुझे ही संभालना है। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई थी। शरीर टूटा हुआ था, आंखें भारी थी, लेकिन मन में एक जिद थी कि आज चाहे जो हो, मैं खुद जाऊंगी और अपना काम करके आऊंगी। मैंने सबसे पहले रसोई में जाकर थोड़ा नाश्ता बनाया था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, जो था उसी से काम चलाया था। मैंने खुद को भी जबरदस्ती 2 निवाले खिलाए थे, क्योंकि खाली पेट बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। मैंने चाय बनाई थी और धीरे धीरे पी थी। फिर मुंह हाथ धोया था, अलमारी से एक साफ सूट निकाला था, दुपट्टा लिया था, पर्स उठाया था और पुराने कागज देखने लगी थी। मुझे पता नहीं था कौन सा कागज काम आएगा, इसलिए पुराने बिल, आधार कार्ड, कुछ रसीदें और मीटर नंबर ढूंढकर साथ रख लिया था। दरवाजे पर खड़ी होकर मैं कुछ पल रुकी थी। इतने सालों बाद मैं पहली बार अकेले किसी सरकारी दफ्तर जाने वाली थी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा काम करने निकल रही हूँ। मैंने घर का ताला लगाया और बाहर निकल गई थी। गली में धूप फैल चुकी थी। कुछ औरतें दरवाजों पर खड़ी बातें कर रही थी, कुछ आदमी चाय की दुकान पर बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे। मुझे लग रहा था सब मुझे ही देख रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अकेले जा रही थी। लेकिन शायद ये मेरा वहम था। मैं सर झुकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। रास्ते भर में सोचती रही कि क्या बोलूंगी, किससे पूछूंगी, अगर कोई डांट दे तो क्या करूंगी, अगर कोई गलत रास्ता बता दे तो क्या होगा, अगर कोई कागज मांग ले जो मेरे पास ना हो तो क्या होगा। लेकिन अब पीछे लौटना नहीं चाहती थी। काफी पूछते पूछते मैं बिजली घर पहुंच गई थी। वहां पर बहुत भीड़ थी। कोई लाइन में खड़ा था, कोई फॉर्म भर रहा था, कोई शिकायत कर रहा था, कोई किसी कर्मचारी से बहस कर रहा था, कोई गुस्से में चिल्ला रहा था। कमरे के अंदर पंखे चल रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से वहां भी घुटन थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, खिड़कियों के पास लोग धक्का दे रहे थे। मैं कुछ देर एक कोने में खड़ी सब देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। फिर मैंने हिम्मत करके एक आदमी से पूछा कि बिल कहाँ से निकलता है। उसने बिना मेरी तरफ देखे हाथ से एक खिड़की की तरफ इशारा कर दिया। मैं वहां जाकर लाइन में लग गई थी। लाइन बहुत लंबी थी। मैं चुपचाप खड़ी रही। पैर दुखने लगे थे, पसीना बह रहा था, सर दर्द कर रहा था, लेकिन मैं अपनी बारी आने का इंतजार करती रही। मेरे आगे खड़े लोग अपने काम की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मीटर बहुत तेज चल रहा है, कोई कह रहा था कि गलत बिल आ गया, कोई कह रहा था कि सुनवाई ही नहीं होती। मैं सब सुन रही थी और सोच रही थी कि शायद मेरी समस्या भी ऐसी ही होगी। काफी देर के बाद मेरी बारी आई थी। मैंने डरते डरते मीटर नंबर बताया, नाम बताया और कहा कि मेरा बिल निकाल दीजिए। उसने कंप्यूटर में कुछ देखा, फिर मशीन से कागज निकाला और बिना मेरी तरफ देखे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने जल्दी से वो कागज हाथ में लिया और साइड होकर देखने लगी। जैसे ही मेरी नज़र बिल पर पड़ी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सही देख रही हूँ या गलत। मैंने फिर से देखा, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा, लेकिन रकम वही थी, पूरे 5 लाख रुपए। मेरे हाथ कांपने लगे, कागज जैसे हाथ से गिरने वाला था।
मेरा गला सूख गया था, सांस रुकने लगी थी। मुझे लगा शायद किसी और का बिल मुझे दे दिया गया है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं सोच रही थी, हमारे घर का इतना बिल कैसे आ सकता है? मेरे घर में कोई ऐसा सामान नहीं था। न एसी थी, न बड़ा फ्रिज था, न टीवी चलता था, न वॉशिंग मशीन थी, न कोई बड़ा सामान था। बस एक पंखा था, कुछ बल्ब थे और पानी का मोटर लगा हुआ था। उसका इतना ज्यादा बिल कैसे बन सकता है? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि कहीं कोई बड़ी गलती हो गई है, या किसी ने हमारे मीटर पर कुछ कर दिया है, या किसी और का हिसाब हमारे नाम चढ़ गया है। मैं तुरंत रिसेप्शन पर गई थी। वहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, सामने फाइलें रखी थी, लोग उससे कुछ पूछ रहे थे। मैं उसके पास जाकर बोली, भाई साहब, मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे आया है? मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मैं बिल नहीं भर पाई थी, लेकिन इतना ज्यादा बिल आने की क्या वजह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे अपनी पूरी परेशानी बताई थी, कैसे मैं अकेली हूँ, कैसे घर की बिजली कट गई है और किस तरह मैं पहली बार खुद यहाँ आई हूँ और कैसे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए थे। उसने बिल पर एक नज़र डाली और बहुत ठंडे तरीके से बोला, मैम, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आपको विवान जी से बात करनी होगी। विवान सर ही इस बारे में कुछ कर सकते हैं। मैंने जल्दी से पूछा, कौन विवान सर? कहाँ मिलेंगे? क्या अभी मिल सकते हैं? लेकिन उसने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। उसने बस हाथ से साइड होने का मुझे इशारा किया और कहा कि अगला आए। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं वहीं खड़ी रह गई थी। लोग मुझे धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। किसी को मेरी हालत से कोई मतलब नहीं था। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे हाथ में 5 लाख का बिल है और मैं अंदर से टूटी जा रही हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक पाई। एक तो वैसे ही मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आई हुई थी। पति का दुख अलग, अकेलापन अलग, पैसों की चिंता अलग, भाई का मुंह मोड़ लेना अलग, घर की बिजली कट जाना अलग, और अब ये एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। मैं सोच रही थी, 5 लाख कहाँ से लाऊंगी? मैं तो 5 हजार भी सोच समझकर खर्च करती हूँ। इतने पैसे का नाम सुनकर ही मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अगर ये बिल सही हुआ तो मैं क्या करूंगी? घर बेच दूं, क्या गहने बेच दूं, या किससे मांगूं? कौन देगा? मैं एक कोने में जाकर बैठ गई थी। वहां टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी थी। मैं उस पर बैठकर रोने लगी थी। लोग आते जाते रहे, कोई देखता, कोई अनदेखा कर देता। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। मैं कुछ देर तक ऐसे ही रोती रही। फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने मन में सोचा, नहीं, अब टूटना नहीं है। अगर यहाँ तक अकेले आ गई हूँ तो आगे भी बात करूंगी। ये विवान सर जो भी हैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। बिना पूछे वापस नहीं जाऊंगी। मैंने बिल को फिर से हाथ में लिया। 5 लाख की रकम अभी भी सामने लिखी थी। मुझे वो नंबर जैसे चिढ़ा रहा था, लेकिन इस बार मैंने कागज मोड़ा, दुपट्टा ठीक किया और उठकर खड़ी हो गई। डर अभी भी था, आंसू अभी भी थे, परेशानी भी थी, लेकिन अब मेरे अंदर एक नई जिद भी थी। आज मैं जानना चाहती थी कि मेरे जैसे छोटे घर का 5 लाख का बिल आखिर कैसे बना, और अगर किसी ने गलत किया है तो मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। अब चाहे जितनी देर लगे, चाहे कितनी ही दौड़ भाग करनी पड़े, मैं सच जानकर ही वापस जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं खुद अपने लिए नहीं लड़ूंगी तो कोई और मेरे लिए लड़ने नहीं आएगा। मैं वहीं एक जगह जाकर बैठी रही थी। मेरे हाथ में वो बिल था और दिमाग जैसे बंद हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। लोग आते जाते रहे, कोई अपने काम में लगा था, कोई लाइन में खड़ा था, कोई किसी कर्मचारी से बहस कर रहा था, लेकिन मेरी दुनिया जैसे उसी कागज पर रुक सी गई थी। 5 लाख की रकम बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं कभी बिल को देखती थी, कभी सामने दीवार को, कभी छत को। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मजाक किया हो, लेकिन ये मजाक नहीं था, सच था, और वही सच मेरे सीने पर पत्थर बनकर रखा हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठी थी और मेरे हाथ ढीले पड़े थे। तभी कुछ देर बाद एक आदमी मेरे पास आया था। उसकी उम्र शायद 40-45 के आसपास होगी। उसने मुझे कुछ देर देखा, फिर धीरे से बोला, सुनिए मैडम, आपको घर चले जाना चाहिए। लगता है विवान सर आज नहीं आएंगे। वो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए कभी आते हैं कभी नहीं आते। आप कल आ जाइएगा। उसकी आवाज़ में थोड़ी नरमी थी। शायद उसने मेरी हालत देख ली थी। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मेरे होठ सूख गए थे। मैंने बस हल्का सा सर हिला दिया था। उसने फिर कहा कि आप परेशान मत होइए, कल आ जाइए, शायद कल मिल जाए। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से उठी, बिल को मोड़ा और अपने पर्स में रख लिया। मेरे कदम भारी थे। मैं वहां से बाहर निकल आई थी। बाहर धूप और तेज हो चुकी थी।
सड़क गर्म थी, हवा भी गर्म लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट उससे भी ज्यादा थी। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी थी। रास्ते भर यही सोचती रही कि कल फिर आना पड़ेगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर लोगों से पूछना पड़ेगा, और अगर फिर भी काम नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं चलते चलते थक गई थी, लेकिन रुकने की जगह भी नहीं थी। आखिर मैं घर पहुंची, ताला खोला और अंदर आकर चुपचाप बैठ गई। घर पहले से ज्यादा सूना लग रहा था, जैसे दीवारें भी मेरा मजाक उड़ा रही हों। मैं चारपाई पर बैठी थी और कुछ देर तक खाली नजरों से सामने देखती रही। फिर मैंने पर्स से बिल निकाला और दोबारा देखा। रकम वही थी। मैं फिर रोना चाहती थी, लेकिन अब आंसू भी जैसे थक चुके थे। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मैं चौंक गई थी। इस वक्त कौन आ गया? मैं धीरे से उठी और दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मेरी छोटी बहन खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उतरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। मुझे उसे देखकर हैरानी हुई थी, क्योंकि जब से मेरे पति का देहांत हुआ था वो एक बार भी मेरे पास नहीं आई थी। फोन तक मुश्किल से किया था, और आज अचानक मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे मन में पहला सवाल यही आया कि अब क्यों आई है? जब मुझे इसकी जरूरत थी तब तो नहीं आई, और आज क्यों मेरे सामने खड़ी है? वो मुझे देखते ही मेरे गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी थी। उसका शरीर कांप रहा था। मैं चुप खड़ी रही। मैंने उसे न गले लगाया, न सर पर हाथ रखा, बस कुछ पल वैसे ही खड़ी रही। फिर मैंने उसे हल्का सा खुद से दूर किया था। मेरे अंदर दर्द भी था और नाराजगी भी। मैं उसे देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। वो आंसू पोंछते हुए बोली, पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले दीदी आपके पति का देहांत हो गया, और अब मेरे पति की नौकरी चली गई। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं उसे देखती रही। मुझे याद आया, जब मेरे घर में दुख आया था तब उसने बस फ़ोन पर 2 मिनट बात की थी और कह दिया था कि बच्चे हैं, आ नहीं सकती। लेकिन आज जब उसकी परेशानी आई तो वो मेरे दरवाजे पर थी। मेरे मन में चुभन हुई, लेकिन फिर भी वो मेरी बहन थी। मैंने उसे चुप कराकर सहारा दिया था, उसे अंदर बुलाया, पानी दिया। वो चारपाई पर आकर बैठ गई और दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। मैं सामने बैठी रही। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर वो धीरे से बोली, दीदी मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरा वो काम ज़रूर करोगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर समझ गई थी कि वो क्यों आई है। मुझे अंदाज़ा हो गया था, मगर फिर भी मैंने शांत रहकर कहा कि बताओ क्या बात है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ आप मुझे थोड़े पैसे दे दें। उसकी बात सुनते ही मेरा दिल कट गया था। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई थी। मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ। मैं खुद टूट रही थी, और लोग मुझे सहारा नहीं बल्कि मुझसे सहारा लेने आ रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है, अभी मेरे पति का देहांत हुआ है। ऊपर से मेरे सर पर इतना बड़ा बिजली का बिल आ चुका है। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। मैं खुद नौकरी की तलाश में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और तुम मेरे पास पैसे मांगने आई हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन खुद परेशान है और तुम उससे मदद मांग रही हो। मेरी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। वो तुरंत रोने लगी और बोली, दीदी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गई थी। आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप तो मेरी मदद करेंगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी, क्योंकि सच यही था कि वो मुझे बहन मानकर ही आई थी, चाहे मतलब से आई थी, लेकिन आई तो मेरे पास ही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे बहुत कुछ सुना दूं, पूछूं, जब मैं रो रही थी तब वो कहाँ थी? जब मेरे घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था तब वो कहाँ थी? जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आई? लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैं जान गई थी कि दुनिया में हर इंसान अपने दर्द में अंधा हो जाता है। उसे सिर्फ अपनी परेशानी दिखती है, दूसरों की नहीं। वो बैठ गई थी और मुझसे बातें करने लगी थी। कहने लगी, घर का खर्च नहीं चल रहा, बच्चे की फीस बाकी है, मकान मालिक रोज आकर बोलता है, पति घर में चुप रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। मैं उसे बस सुनती रही। मेरे मन में गुस्सा भी था और दया भी। मैंने सोचा, कैसी अजीब बात है, मैं यहाँ 5 लाख के बिल से टूटी बैठी हूँ और ये कुछ हजार मांगने आई है। दोनों बहनें हैं, दोनों दुखी हैं, दोनों के हिस्से में परेशानी आई है। फर्क बस इतना है कि कोई किसी का दुख पूरा नहीं जानता। वो बोलते जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी, कभी उसकी तरफ देखती, कभी नीचे जमीन की तरफ। मुझे लगा जैसे हम दोनों अपने अपने दर्द का कटोरा लेकर बैठी हैं, और किसी के पास इतना नहीं है कि दूसरे का भर सके। मैं चाहती थी उसे कह दूं कि मेरे पास सच में कुछ नहीं है, लेकिन उसका रोता चेहरा देखकर शब्द नहीं निकल रहे थे। घर की गर्मी अब भी वही थी,
बिजली अब भी नहीं थी, मेरे हाथ में 5 लाख का बिल अब भी था, लेकिन सामने बैठी मेरी बहन को सिर्फ अपनी ज़रूरत दिख रही थी। और शायद यही दुनिया का सच है, हर इंसान पहले अपना दर्द देखता है, दूसरे का बाद में। वो थोड़ी देर और मेरे पास बैठी रही, फिर अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद घर फिर से वैसा ही शांत हो गया था, लेकिन मेरे अंदर का शोर बढ़ गया था। मैं चारपाई पर बैठी रही और सोचती रही कि आखिर मेरी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म क्यों नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। छोटी बहन अपने दुख लेकर आई थी और मैं अपने दुख छुपाकर उसे दिलासा देती रही थी। उसके जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली और दीवार से सर टिकाकर कुछ देर आंखें बंद कर लीं, लेकिन आराम कहाँ था। दिमाग में वही 5 लाख का बिल घूम रहा था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था। घर के अंदर हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी, मगर दिन जैसी तेज नहीं थी। मैंने सोचा अगर अभी नहीं गई तो फिर रात हो जाएगी और कल तक फिर बेचैनी खाती रहेगी। क्यों न मैं एक बार फिर बिजली घर का चक्कर लगा कर आऊं। क्या पता आज वो आदमी मिल जाए जिसे सब लोग विवान सर कह रहे थे। शायद वही मेरी मदद कर सके, शायद वही बता सके कि इतना बड़ा बिल कैसे आया है और अगर गलती है तो कैसे ठीक होगा। मैं कुछ देर खुद से लड़ती रही, जाऊं या ना जाऊं। फिर मैंने आखिर में तय कर लिया कि जाना है। अब डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं उठी, अलमारी खोली, सारे कागज निकाले, पुराने बिल, रसीदें, पहचान पत्र सब एक फाइल में रखे। दुपट्टा लिया, दरवाज़ा बंद किया और घर से बाहर निकल गई थी। शाम का समय था, सड़क पर लोगों की आवाजाही थी, बच्चे खेल रहे थे, दुकानों पर लाइटें जलने लगी थी। मुझे फिर वही घबराहट हो रही थी, लेकिन अब सुबह वाली झिझक थोड़ी कम थी, क्योंकि एक बार बाहर निकल चुकी थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाती ब्रिज की ओर चली गई थी। वहीं से आगे बिजली घर पड़ता था। रास्ते में लोग आते जाते रहे, लेकिन अब मैं सर झुकाकर नहीं बल्कि सीधी चल रही थी, जैसे अपने काम पर जा रही हूँ। वहां पहुंचकर मैंने गेट पर खड़े एक आदमी से पूछा, सर आ गए क्या? उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि हाँ, सर तो आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने फाइल और कसकर पकड़ी और सीधा ऑफिस की तरफ चल दी थी। ऑफिस का दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर झांका तो एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो लंबा चौड़ा और देखने में बहुत खूबसूरत था। गोरा रंग, साफ कपड़े, बाल सेट किए हुए और बैठने का अंदाज ऐसा जैसे उसे खुद पर बहुत भरोसा हो। उसकी उम्र शायद 40 के आसपास होगी, लेकिन खुद को बहुत संभाल कर रखता था। उसकी मेज पर फाइलें रखी थी, पीछे एसी चल रहा था, कमरे में खुशबू भी आ रही थी। बाहर की भीड़ भाड़ से अलग वो कमरा बहुत सजा हुआ था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से पूछा, अंदर आ जाऊं? उसने एक नज़र मुझे देखा और बिना कुछ पूछे हाथ से इशारा किया, आ जाइए। मैं धीरे से अंदर गई और सामने कुर्सी पर बैठने लगी। तो उसने कहा, बैठिए, डरिए मत। मैं बैठ गई, लेकिन मन घबराया हुआ था। मैं जैसे ही बैठी, मैंने बिना रुके अपनी सारी परेशानी बताने लगी कि मेरे पति का देहांत हो गया है, घर की बिजली कट गई है, मुझे बिल नहीं मिला था, आज निकलवाया तो 5 लाख का आया है। मैं अकेली हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बोलती जा रही थी और वो मुझे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं बोलकर चुप हुई तो उसने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये 5 लाख का बिल 5,000 का भी हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर मुझे एक पल को राहत मिली। मुझे लगा कि शायद सच में कोई रास्ता है, लेकिन उसने तुरंत आगे कहा, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी होगी। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं उसे हैरानी से देखने लगी कि वो मुझसे इस तरह क्यों कह रहा है। मैंने धीमे से पूछा, कैसी बात? उसने मेज पर उंगलियां बजाईं और बोला, देखिए, अगर आप ये केस वगैरह करेंगी, कोर्ट में जाएंगी, शिकायत करेंगी, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपका पैसा और समय दोनों खराब होंगे। लोग चक्कर कटवाते रहेंगे, काम कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरा थोड़ा फायदा कर दें तो आप बहुत फायदे में रहेंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा मन बेचैन होने लगा था। मैं समझने लगी थी कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। उसने आगे झुककर कहा, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, मैं काफ़ी टाइम से अकेला रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारें, आपको भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई बहुत बड़ा आसान सौदा बता रहा हो, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, सामान हूँ जिसे ज़रूरत ने कमज़ोर कर दिया है और अब कोई भी कीमत लगाकर खरीद सकता है। कुछ पल के लिए मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने मेरे सामने ये कहा है। मैं उसे देखती रह गई।
मेरे कान गर्म हो गए, चेहरा जलने लगा, दिल में जैसे आग लग गई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दुख का मजाक उड़ा दिया हो। मैं मदद मांगने आई थी और उसने मेरी मजबूरी पर गंदी नजर डाल दी थी। उसे क्या लगा, मैं अकेली हूं तो झुक जाऊंगी, मेरे पति नहीं रहे तो बिक जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है तो इज्जत छोड़ दूंगी। मेरी आंखों में गुस्सा भर आया था। उसने शायद सोचा मैं मान जाऊंगी, क्योंकि वो कुर्सी पर आराम से बैठा मुझे घूर रहा था। मैंने एक पल भी और वहां बैठना जरूरी नहीं समझा। मैं तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसने सोचा शायद मैं जाने लगी हूँ, तो बोला, सोच लीजिए मैडम, ऐसे मौके रोज नहीं मिलते, आपका बड़ा फायदा कर रहा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने मेज पर रखी अपनी फाइल उठाई और उसे घूरकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? मैं मदद मांगने आई थी, खुद को बेचने नहीं। उसने हंसने की कोशिश की और बोला, अरे नाराज क्यों होती हैं? मैंने तो बस रास्ता बताया है। मैंने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही औरतों की मजबूरी देखकर गंदे सौदे करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुर्सी पर बैठकर लोगों का काम करना चाहिए या उनकी इज्जत खरीदनी चाहिए? मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। बाहर शायद लोगों ने सुन लिया था। वो तुरंत थोड़ा संभल कर बोला, धीरे बोलिए, ऑफिस है। मैंने कहा, ऑफिस है तभी तो बोल रही हूँ, ताकि सब सुने कि तुम क्या करते हो। वो एकदम सकपका गया था। उसके चेहरे का रंग उतर गया था। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं जवाब दूंगी। मैं गुस्से में कांप रही थी, लेकिन डर अब खत्म हो चुका था। मैं मुड़ी और तेज कदमों से बाहर निकल गई थी। बाहर आते ही मेरी सांसें तेज चलने लगी। दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू भी थे और आग भी। मैं बाहर बरामदे में खड़ी होकर कुछ देर खुद को संभालती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार कमजोरी से नहीं, गुस्से से। मुझे समझ आ गया था कि दुनिया में कुछ लोग मदद नहीं करते, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन मैंने मन में उसी वक्त कसम खा ली थी कि चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भागदौड़ करनी पड़े, मैं इस बिल की सच्चाई भी निकालूंगी और ऐसे आदमी को सबक भी सिखाऊंगी, क्योंकि आज उसने गलत औरत चुन ली थी। मैं टूटी जरूर थी, मगर बिकी नहीं थी। मैंने गुस्से से उसे देखा और साफ आवाज में कहा, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। तुम्हें कुछ पता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरी आवाज में ऐसा भरोसा था कि वो एक पल को चुप हो गया था। अभी तक जो आदमी कुर्सी पर पीछे टिककर अकड़ में बैठा था, उसकी गर्दन सीधी हो गई थी। मैंने बिना देर की अपनी फाइल खोली थी। मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे, क्योंकि गुस्से ने डर को खत्म कर दिया था। फाइल के अंदर मेरे पति के कुछ जरूरी पेपर्स रखे हुए थे। कुछ पहचान के कागज थे, कुछ पुराने दस्तावेज थे और कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें देखकर समझदार आदमी तुरंत समझ जाए कि मामला साधारण नहीं है। मैं एक एक कागज निकालकर उसके सामने रखने लगी थी। पहले तो उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे लगता हो मैं बस उसे डराने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उन पेपर्स पर नजर डाली, उसकी मुस्कान थोड़ी सी गायब हो चुकी थी। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कागजों को गौर से देखना शुरू किया था। उसकी आंखों में पहले हैरानी आई, फिर बेचैनी, फिर डर। मैंने साफ देखा था कि उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था। अभी कुछ देर पहले जो आदमी मुझे मजबूर समझकर सौदा कर रहा था, वही अब कागजों को ऐसे देख रहा था जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। उसने एक कागज उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके हाथों की तेजी कम हो गई थी, उंगलियां धीमी पड़ गई थी, माथे पर पसीना चमकने लगा था। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो बार बार मेरी तरफ देखता, फिर कागजों की तरफ देखता। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वही औरत हूँ जिसे उसने अकेली, बेसहारा और कमजोर समझ लिया था। शायद वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, शायद किसी पुराने नाम से जोड़ रहा था, शायद उसे समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उसकी आंखों में उतरता डर देख रही थी और पहली बार मुझे लगा कि कुछ लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इंसानियत की नहीं। वो हकलाकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने धीरे से पूछा, ये कागज आपके पास कैसे हैं? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप उसे देखती रही। मेरी चुप्पी ही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उसने फिर मेरी तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि आप आखिर हैं कौन? लेकिन मैं अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं जितना बोलना चाहती थी बोल चुकी थी। अब बोलने की बारी उसकी थी, डरने की बारी उसकी थी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और बोला, मैडम आप बैठिए, शायद कोई गलतफहमी हो गई। मैं आपका काम अभी कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें अकड़ नहीं थी, नरमी भी नहीं थी, सिर्फ डर था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने वो सारे पेपर्स उसके सामने फिर से सरका दिए थे, ताकि वो उन्हें ठीक से देख ले और समझ ले कि सामने बैठी औरत कोई ऐसी वैसी नहीं है
जिसे वो मजबूरी में झुका लेगा। उसने जल्दी जल्दी फाइल के कागज पलटे और बार बार मेरी तरफ देखा। उसकी सांसें तेज थी, वह पूरी तरह घबरा चुका था। शायद उसे लग रहा था कि अगर मैंने चाहा तो उसका खेल यहीं खत्म हो सकता है। मैं अब भी चुप थी, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। उसने कुर्सी खींचकर कहा, मैडम आप बैठ जाइए, मैं पानी मंगवाता हूँ, मैं आपका बिल अभी देखता हूँ। लेकिन मैंने बैठना जरूरी नहीं समझा। मैंने फाइल उठाई और उसकी तरफ बिना पलक झपकाए देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अभी थोड़ी देर पहले वही आदमी मुझे नीची नजर से देख रहा था और अब खुद नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं मुड़ी और चुपचाप वहां से बाहर निकल गई थी। मेरे कदम मजबूत थे, तेज थे और इस बार उनमें डर नहीं था। बाहर बरामदे में आते ही मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की गंदी हवा से निकलकर बाहर आई हूँ। मैं सीधी सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आ गई। लोग अपने काम में लगे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि आज पहली बार मैंने खुद के लिए खड़े होकर जवाब दिया है। मैं सड़क पर निकल आई थी, शाम ढल रही थी, हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर गर्म लावा जैसा गुस्सा अभी भी था। मैं चलते चलते सोच रही थी कि दुनिया कितनी जल्दी फैसला कर लेती है। अगर औरत अकेली है तो कमजोर है, अगर परेशान है तो बिक जाएगी, अगर मदद मांग रही है तो झुक जाएगी। लेकिन हर औरत ऐसी नहीं होती। कुछ टूटकर भी खड़ी रहती हैं, कुछ रोकर भी लड़ती हैं, कुछ अकेली होकर भी किसी से कम नहीं होती। रास्ते भर में यही सोचती रही। मैं घर पहुंची, दरवाजा खोला और अंदर आ गई। घर वैसा ही शांत था, लेकिन मैं वैसी नहीं रही थी जो सुबह निकली थी। उससे ज्यादा मजबूत होकर लौटी थी। मैंने मेज फाइल पर रखी, पानी पिया और चारपाई पर बैठ गई। मेरा दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार घबराहट से नहीं, हिम्मत से। मैं जानती थी कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। वो आदमी अब जरूर समझ चुका होगा कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया, और मैं भी समझ चुकी थी कि अब मुझे किसी से डरकर नहीं जीना। अगर मुझे अपना हक चाहिए तो आवाज भी उठानी होगी, और जरूरत पड़े तो लोगों को उनकी औकात भी दिखानी होगी। मैं कुछ देर चुप बैठी रही, फिर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मैं पहले वाली नहीं रही, अब जो भी होगा सामने से होगा। मैं नजरें झुकाकर बैठी थी। रात हो चुकी थी। घर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा दोनों फैले हुए थे। बाहर से कभी किसी के कदमों की आवाज आती थी, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, तो कभी किसी कुत्ते के भौंकने की। लेकिन मेरे घर के अंदर सिर्फ चुप्पी थी। मैं चारपाई पर बैठी थी और दिन भर की सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। सुबह का बिजली घर, शाम का वो आदमी, उसका गंदा बर्ताव, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ जाना जब उसने मेरे कागज देखे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन कागजों को देखकर वो इतना क्यों घबरा गया था। मैं बस यही सोचते सोचते बैठी थी कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात गए कौन आ गया, ये सोचकर मैं चौंक गई थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। मैं धीरे से उठी, दुपट्टा संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही विवान था, जिसने सुबह मुझसे बदतमीजी की थी और शाम को ऑफिस में मुझे मजबूर समझकर गलत बात कही थी। लेकिन इस वक्त उसका चेहरा सुबह जैसा नहीं था। उसमें अकड़ नहीं थी, नजरें झुकी हुई थी, आवाज गायब थी और चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी ने उसका सारा घमंड निकाल दिया हो। मैं उसे देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई थी, लेकिन उससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैंने उसके साथ खड़ी औरत को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। मैं उन्हें देखते ही जम गई थी। इतने सालों बाद उन्हें सामने देखकर मेरे अंदर कितनी बातें एक साथ जाग गई थी। दर्द भी, गुस्सा भी, पुरानी यादें भी और सवाल भी। वो मुझे ध्यान से देख रही थी। उनकी आंखें भर आई थी। विवान एक कदम पीछे खड़ा था, जैसे उसे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ खड़ा हो। हम कुछ पल तक तीनों एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर मुझे समझ आया कि अब बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। मैंने दरवाज़ा पूरा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। मेरी सास धीरे धीरे अंदर आई। विवान भी चुपचाप पीछे चला आया। मैं सामने खड़ी रही। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मन में तूफान था। मैं समझ गई थी कि शाम को मैंने जो फाइल उसके सामने खोली थी, उसी वजह से ये लोग यहाँ तक आए हैं। उस फाइल में मेरे पति के कुछ पुराने कागज थे, जिन्हें मैं सालों से संभाल कर रखे हुई थी। उन्हीं कागजों में एक 15 साल पुराना सच लिखा हुआ था। मेरे पति राज ने अपनी लिखावट में सब कुछ लिखा था। वो दर्द जो उसने बचपन में सहा था, वो टूटन जो उसे अपनी माँ के जाने से मिली थी, वो मजबूरी कि कैसे उसने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं था। और उसी फाइल में राज की माँ की एक पुरानी तस्वीर भी रखी थी, जिसे मैंने उस समय संभाल कर रख लिया था जब हम साथ रहते थे। मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी कि राज ने वो सब लिखकर क्यों रखा था,
लेकिन आज समझ आ रहा था कि शायद सच एक दिन सामने आना ही था। जब शाम को विवान ने उन पेपर्स के साथ वो तस्वीरें देखी होंगी, तो उसके चेहरे का रंग इसीलिए उड़ गया था क्योंकि उसने अपनी माँ की जवानी की तस्वीर पहचान ली थी और राज का नाम भी देखा होगा। तभी उसे समझ आया होगा कि सामने बैठी औरत कोई अनजान नहीं, बल्कि उसके सौतेले बड़े भाई की पत्नी है। और वो आदमी जिसे वो कभी ठीक से जान भी नहीं पाया, उसका घर उजड़ने के बाद वो उसकी पत्नी के सामने गंदी बातें कर रहा था। ये सोचकर शायद उसका सर शर्म से झुक गया होगा। मेरी सांस धीरे से बैठ गई। उनकी आंखें बार बार मेरे चेहरे पर रुक रही थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, पानी मिलेगा? मैंने बिना कुछ बोले पानी लाकर सामने रख दिया। विवान अब भी दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे उसे बैठने का हक नहीं हो। मैं उसे देख रही थी। उसके चेहरे में सच में राज की झलक थी। वही आंखें, वही माथा, वही नाक, बस स्वभाव अलग था। तभी मेरी सास बोलना शुरू हुई। उन्होंने कहा, तुम्हें शायद सब याद नहीं होगा या राज ने सब बताया नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। उन्होंने रोते हुए कहा, जब राज छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। मैं अकेली पड़ गई थी। घर वालों ने दूसरी शादी करवा दी। मैंने बहुत सोचा था कि राज को साथ ले जाऊं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं उसे साथ नहीं ले जा सकी। मैं हर दिन उसे याद करती रही, लेकिन जिंदगी मुझे बहुत दूर ले गई। फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। उसी से मेरा दूसरा बेटा विवान हुआ। मैं चुपचाप सुन रही थी। मेरे अंदर पुरानी चोटें फिर हिल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि राज ने बहुत कोशिश की थी कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन मैंने अपनी नई जिंदगी चुन ली। मैं गलत थी, बहुत गलत थी। फिर हम शहर चले गए, वहां रहे। फिर जब मेरे दूसरे पति का भी देहांत हो गया, तो मैं विवान को लेकर वापस गांव आ गई। लेकिन तब तक राज अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने कभी मुझे अपनाने से मना नहीं किया, लेकिन मैं उसके सामने शर्म से सर नहीं उठा पाती थी। मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि मुझे याद था राज कभी कभी अपनी माँ का जिक्र करता था, लेकिन मुझे कभी मिलवाया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा था कि कुछ रिश्ते टूटकर भी सांस लेते रहते हैं। शायद वही रिश्ता था। विवान अब तक चुप था। फिर अचानक वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने उसे देखा, वो सच में पछता रहा था या डर गया था, ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसका घमंड टूट चुका था। मेरी सास मेरे पास आई। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तुम राज की पत्नी हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया था। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में राज ने बहुत बताया था। उसने कहा था कि मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत सहने वाली है और बहुत मजबूत है। मैं ये सुनकर टूट गई थी, क्योंकि राज अब दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी बातें आज भी किसी के दिल में जिंदा थीं। मैं कुछ नहीं बोली, बस बैठी रही। घर का सन्नाटा अब भारी नहीं लग रहा था, बल्कि सच से भरा हुआ था। इतने सालों बाद रिश्तों के बंद दरवाजे खुल रहे थे। दर्द के साथ ही सही, लेकिन खुल रहे थे। विवान सर झुकाए खड़ा था और मैं सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। सुबह जिसने मुझे कमजोर समझा था, रात को वही मुझसे माफी मांगने आया है। वो बार बार मुझसे माफी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप राज भाई की पत्नी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे वो बदतमीजी कभी भी नहीं करता। मैंने बहुत गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ। आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और पछतावा भी। मैं चुपचाप उसे देख रही थी। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। दिन भर की थकान, दुख, अकेलापन, बेइज्जती और फिर अचानक सामने आए ये रिश्ते, सब कुछ एक साथ मेरे भीतर घूम रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना ज्यादा सोचे एक पल में कह दिया, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा एकदम उड़ गया था। उसकी आंखें फैल गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो फटी हुई आंखों से मेरी ओर देख रहा था। मेरी सास भी हैरान होकर मुझे देखने लगी थी। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई थी। फिर मैंने दोबारा साफ आवाज में कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति के देहांत के बाद मैंने अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, तो वो है अकेलापन और समाज की नजरें। मुझे हर दिन समझ आ गया कि इस समाज में अकेली औरत को जीने नहीं दिया जाता। कोई उसे कमजोर समझता है, कोई उस पर तरस खाता है, कोई फायदा उठाना चाहता है, कोई उसकी इज्जत पर नजर डालता है, कोई उसके घर के चक्कर काटता है, कोई उसकी मजबूरी गिनता है। मैंने बहुत कम दिनों में वो सब देख लिया था, जो शायद कई औरतें सालों में देखती हैं। मुझे हर कदम पर लगा कि अकेली औरत को
लोग इंसान नहीं मौका समझते हैं। इसलिए उस वक्त मुझे यही ठीक लगा कि अगर ज़िंदगी फिर से किसी रिश्ते के सहारे संभल सकती है, तो क्यों ना मैं अपने लिए एक फ़ैसला खुद करूं। मैं बोलती जा रही थी और वो दोनों सुन रहे थे। मेरी सास की आंखें भर आई थी। शायद उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि एक औरत पर अकेलेपन का बोझ कितना भारी होता है। विवान अब भी चुप खड़ा था। वो कभी मेरी तरफ देखता, कभी जमीन की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। तभी मेरी सास अपनी जगह से खड़ी हुई और सर झुकाकर बोली कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम राज की पत्नी होकर भी आज इतना बड़ा दिल दिखा रही हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारी शादी अपने दूसरे बेटे से करूंगी। राज ने मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। मैं उसके कर्जदार हूँ। मुझे तब पता चला था कि वो वापस गांव आ गया, तो वो मुझसे मिलने आया था जब मेरी किडनी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे पैसे दिए थे। वो मेरा बहुत अच्छा बेटा था। उसने कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा था कि माँ, आप ठीक रहो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं पहली बार ये सब सुन रही थी। राज ने कभी मुझसे ये बातें नहीं बताई थी। उसने चुपचाप अपनी माँ की मदद की और कभी जिक्र तक नहीं किया। मेरी सास रोते हुए बोली, पता नहीं उसने तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन वो दिल का बहुत साफ था। उसने मुझे कभी ठुकराया नहीं, जबकि मैंने उसे बहुत दर्द दिया था। अगर आज मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो बस यही कि उसकी पत्नी को अकेला ना रहने दूं। अगर तुम दोनों राजी हो, तो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। कमरे का माहौल बदल चुका था। जो रात डर और शर्म से शुरू हुई थी, वही अब नए फैसले की रात बन गई थी। विवान ने धीरे से मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर आप सच में ये चाहती हैं और अगर इससे आपका जीवन संभल सकता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने कहा, इंसान गलती से छोटा नहीं होता, गलती मानकर बदलने में बड़ा होता है। उसने पहली बार सीधी नज़र से मुझे देखा। उसकी आंखों में सम्मान था। अगले कुछ दिनों में घर के बड़े बुजुर्ग बुलाए गए, बातें हुई, लोग हैरान भी हुए। कुछ ने ताने भी दिए, कुछ ने कानाफूसी भी की। लेकिन इस बार मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपनी जिंदगी लोगों से डर के नहीं जीऊंगी। मेरी सास हर काम में आगे रहीं। उन्होंने खुद कहा कि ये शादी धूमधाम से होगी, ताकि कोई उंगली ना उठाए। बहुत सादगी से लेकिन इज्जत के साथ हमारी शादी कर दी गई। मैं दुल्हन बनी तो मेरे मन में अजीब सा दर्द भी था और सुकून भी। राज की याद भी थी और नए रास्ते का डर भी। मगर कहीं भीतर एक राहत थी कि अब घर फिर से सूना नहीं रहेगा। शादी की पहली रात मुझे लगा था कि विवान मुझसे नाराज होगा या दूरी बनाए रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो कमरे में आया तो बहुत संकोच में था। उसने आते ही सबसे पहले मुझसे फिर से माफ़ी मांगी और कहा, मैं जानता हूँ कि आप बहुत शरीफ हैं और मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की है। मैं उसके लिए आपसे दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कभी माफ़ मत कीजिए, लेकिन मैं ज़िंदगी भर आपकी इज़्ज़त करूँगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद ये रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ है, लेकिन इज़्ज़त पर टिक सकता है। उसने फिर से कहा, मैं सच में आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको कभी कोई दुख न दूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। मुझे दोबारा एक सहारा मिल गया था। कई दिनों बाद मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी, बस रुक सी गई थी और अब फिर से चलने लगी है। मैंने धीरे-धीरे अपने पिछले दुख भूलना शुरू कर दिए। पुराने घाव पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन अब उन पर मरहम लगने लगा था। घर में फिर से आवाज़ें आने लगी, रसोई में फिर चूल्हा जलने लगा। शाम को कोई हाल पूछने वाला था, सुबह कोई चाय मांगने वाला था। मैं फिर से जीना सीख रही थी। मैंने अपने अकेलेपन से बाहर निकलना शुरू कर दिया था और नए जीवन का निर्माण करना शुरू कर दिया था। अब मैं सिर्फ किसी की विधवा नहीं थी, मैं फिर से एक औरत थी, एक इंसान थी जिसके पास आगे बढ़ने का हक था और मैंने वही हक अपने हाथों से वापस लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।